नमस्कार। वाणी प्रकाशन ग्रुप, वाणी प्रकाशन समूह के फेसबुक पेज पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है अनंत विजय और आज बातचीत होगी भारत में सिनेमा पत्रकारिता पर। और बहुत ही एक ऐसा विषय दिया गया है जिस पर बातचीत करना मुझे बहुत प्रीतिकर है और बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप सब लोगों से बात करके। सुनीता जी, पद्मेश जी, रामेश्वर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप सबको नमस्कार। और धन्यवाद अदिति का भी कि लगातार वो मेरे मुझको फॉलो अप करती रही। मैं बचता हूँ फेसबुक लाइव से, क्योंकि इन दिनों इस लॉकडाउन के दौर में फेसबुक पर लगभग एक बाढ़ सी आ गई है अगर आप देखें तो मैं थोड़ा बचता हूं कि लाइव न जाना पड़े। धन्यवाद अदिति आपका। अरुण जी आपका भी बहुत आभार, और आभार वाणी प्रकाशन का। अ, एक बात और बता दूं कि वाणी प्रकाशन मेरे एकमात्र प्रकाशक हैं और यहीं से मेरी सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। चाहे वो मार्क्सवाद का अर्धसत्य हो, विधाओं का विन्यास हो, बॉलीवुड सेल्फी हो, सारी पुस्तकें यहीं से प्रकाशित है मेरी। तो आज मैं भारत में सिनेमा पत्रकारिता पर बात करूं इससे पहले मुझे लगता है कि जो भारत में हम इस तरह सिनेमा पत्रकारिता या सिनेमा को लेकर जो एक माहौल है उसके बारे में, खास तौर के पर हिंदी में अगर हम देखें तो सिनेमा को लेकर गंभीरता से बहुत ज्यादा काम हुआ दिखता नहीं है। और इसके पीछे की वजहें कुछ भी हो सकती हैं, कुछ तो नहीं। मतलब मैं ये कहूँ कि एक विशेष विचारधारा का प्रभुत्व जिस तरह से शिक्षा पर रहा और उस विचारधारा ने जिस तरह से सिनेमा को बुर्जुआ का माध्यम समझकर उसके बारे में अपनी राय बनाई, तो उसका बहुत गहरा असर हुआ। और भारत में अगर हम सिनेमा पत्रकारिता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो परिवेश इसके पीछे था, सिनेमा पत्रकारिता का मतलब आम तौर पर ये माना गया हमारे यहाँ कि फिल्मों की समीक्षा लिख देना। स्टार सिस्टम एक क्रिएट हो गया जिसे मुझे लगता है कि पीआर कंपनियों ने क्रिएट किया। वो स्टार सिस्टम से सिनेमा पत्रकारिता का आकलन होना शुरू हो गया। और हमारे मुंबई के मित्र जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। उस पर हम न जाकर भी अगर हम गंभीरता से फिल्म समीक्षा की भी बात करें तो हमारे देश में समीक्षा को लेकर भी एक कैजुअल सा अप्रोच रहा है। अगर आप कुछ चार पांच लोगों को छोड़ दें तो फिल्म समीक्षा इस तरह से लिखी जाती है कि ये फिल्म थे, ये उसके किरदार थे, ये उसके हीरो थे, फिर बीच में वो सारांश, उस फिल्म की कहानी क्या थी, म्यूजिक थोड़ा अच्छा था, म्यूजिक खराब था, जो भी मतलब कर्णप्रिय था, कुछ कुछ ऐसे शब्द जैसे हिंदी साहित्य समीक्षा के कुछ शब्द हैं उसी तरह से सिनेमा में भी कुछ शब्दावलियां हैं जिसको लेकर इस पर मेरे ख्याल से अपनी कर्तव्य की तीसरी मान लेते हैं। और चार पांच सौ शब्दों में होती है। गंभीरता से फिल्मों पर लिखने वाले लोग बहुत कम बचे। उस उस फिल्म की तकनीक से, फिल्म की परंपरा से, या इसका इसका एक कारण आप ये मानिए, और इसको अगर देखिए आप, तो खास तौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में फिल्मों पर पुस्तकें बहुत कम हैं। जो हैं ज्यादातर इन समीक्षाओं या छिटपुट अखबारों या पत्र पत्रिकाओं में लिखे गए संकलनों, लेखों के संकलन है। बड़े बड़े फिल्म पत्रकार जो हमारे देश में माने जाते हैं, और उनकी किताबों को देखकर भी इतनी निराशा होती है कि वो को भी एडिट नहीं करते अपने लेखों को। अगर पुस्तकाकार वो प्रकाशित करवाते हैं तो उसको भी एडिट करने में, उसको भी संपादित करने में उनको जरा संकोच होता है। और उसी तरह किताबें छप गई हैं और उसी तरह किताबें जा भी रही हैं। एक तो सिनेमा को लेकर स्तरीय सामग्री की अनुपलब्धता इसका बड़ा कारण है।
और दूसरी एक वजह जो मुझे समझ में आती है, जो मैं कई फोरम पर इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ, वो वजह ये है कि भारत में सिनेमा को लेकर अध्ययन नहीं हुआ। बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर सिनेमा अध्ययन केंद्र अलग से हो, कोई विभाग हो और सिनेमा की बारीकियों के बारे में या सिनेमा की कला की बारीकियों के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता हो। न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल है या लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट है, इस तरह का कुछ बन नहीं पाया। ले देकर एक पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट है और वहाँ पता नहीं कितने लोग जाते हैं, वहाँ साल साल वो राजनीति का भी अड्डा बन जाता है कभी, पता नहीं, पर जो भी है वही एकमात्र हमारे यहाँ है जिसकी खासी प्रतिष्ठा है। बड़े बड़े नामचीन लोग उस संस्था से निकलकर अभिनय में, कैमरा में, सिनेमेटोग्राफी में, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, साउंड में, सब जगह गए हैं उस इंस्टीट्यूट से। लेकिन विश्वविद्यालयों में इसको एक विषय के तौर पर, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत कम विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई होती है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जरूर मेरी जानकारी में आया कि वहाँ पर सिनेमा को लेकर अलग से कोर्स चलाया जाता है। इस तरह से और कुछ विश्वविद्यालय जरूर होंगे, पर क्या छात्रों को इस बारे में जानकारी है? क्या छात्र ये जानते हैं कि यहाँ पर सिनेमा का की पढ़ाई की जाती है? तो अगर हम देखें तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो स्तरीय सामग्री की अनुपलब्धता और सिनेमा की पढ़ाई न होना। तो सिनेमा पत्रकारिता में जो लोग गए हैं, ज्यादातर लोग अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर ही गए हैं और उनको उन्होंने स्वाध्याय से सब कुछ अर्जित किया है। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सबके बारे में बोलना न तो उचित है और ना मेरी उतनी जानकारी है। तो मैं जब तथाकथित बड़े लोगों को सिनेमा पर लिखा हुआ पढ़ता हूँ और जब सारांशात्मक समीक्षा उनकी देखता हूँ, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है और मुझे लगता है कि भारत में इस विधा का विकास क्यों नहीं हो पाया, सिनेमैटिक लिटरेचर भारत में उपलब्ध क्यों नहीं है। इन पर बहुत सारी बातें करनी चाहिए। हम बीच बीच में सवाल भी आप सबके लेंगे। तो अगर हम देखें कि इसको दो चीजों पर मैंने बात की, और तीसरी चीज जिसकी ओर शुरुआत में मैंने इशारा किया था कि एक खास विचारधारा ने सिनेमा की अध्ययन को पनपने नहीं दिया। और ये मेरा जिसको कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रुचि का विषय भी है कि इस विचारधारा ने ज्ञान के किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया। सकारात्मक नहीं, सकारात्मक हो सकता है कुछ क्षेत्रों को किया होगा, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे एक मित्र की को सम्मान मिला था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो उनके एक पार्टी में हिंदी के बहुत बड़े कवि और साहित्यकार उपस्थित थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो लोकप्रिय सिनेमाई शख्सियतों पर लिखते हैं, जैसे लता मंगेशकर आदि। तो उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही, वो एक तो निहायत आपत्तिजनक था, उससे भी अधिक इस बात की ओर इशारा करता था, इस बात की ओर संकेत देता था कि सिनेमा को लेकर हमारे साहित्य के जो पुरोधा हैं, ये जो साहित्य के तथाकथित इन्वर्टेड कॉमा वाले वरिष्ठ लोग हैं, उनमें से उनकी सोच क्या कहती है। अगर हम इस बारे में उनकी उसी सोच के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि ये जो एक वाक्य है कि लोकप्रिय लता जैसे लोगों पर लिखते हैं या गुलजार जैसे लोगों पे लिखते हैं, या मतलब ये और इस तरह से बोला उन्होंने, गोया इन लोगों पर लिखना मतलब आप दोयम दर्जे का लेखन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत में सिनेमा में अगर आप 100, 105, 107, 8, 10 साल के इतिहास को देखें, तो सिनेमा में बहुत सारे बदलाव आप रेखांकित कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। किस तरह से पौराणिक फिल्में बनी,
फिर विदेशों के प्रभाव में, अमेरिकी फिल्मों के प्रभाव में फिल्मों का निर्माण हुआ, फिर भारतीय समस्याओं पर फिल्में बनने लगी, फिर छुआछूत पे फिल्में बनी। फिल्मों में सामाजिक चेतना के बारे में कहीं कुछ मिलता नहीं है। पिछले दिनों मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि पर हिंदी फिल्मों में सामाजिक चेतना विषय पर व्याख्यान देना था। मैं बहुत सामग्री ढूंढता रहा। इस विषय पर सामग्री बहुत कम मिलती है। आपको सारी सामग्री ढूंढने के लिए उन फिल्मों को देखकर नोट करना पड़ेगा। और एक लंबी परंपरा है कि फिल्मों में सामाजिक चेतना आपको दिखाई देती है। अछूत कन्या से लेके आक्रोश से लेके आरक्षण तक अगर इन फिल्मों में आप देखते हैं तो एक लकीर दिखाई देती है। लेकिन न तो पत्रकारिता ने और न ही सिनेमा के अध्येताओं इस बारे में कोई ठोस काम किया। उसी तरह से अभी पिछले दिनों में रूथ वनिता की एक किताब कोटेशंस इन इंडियन फिल्म पढ़ रहा था, तो उसको देखकर ऐसा लगा कि हमारे यहाँ के लोग इस तरह का काम करने से, अब ये कहना उचित नहीं होगा कि घबराते क्यों हैं, लेकिन काम न देख के ऐसा कहने को मन भी करता है कि घबराते क्यों हैं। भारतीय सिनेमा से कव्वाली एक ऐसी चीज थी जो भारतीय सिनेमा में लगातार फिल्मों में कव्वालियों को की मांग रहती थी। वो क्यों समाप्त हुई, उसके क्या वजह थे, क्यों कम होते चले गए। भारतीय फिल्मों में सामाजिक चेतना की बात की। अब एक बड़ी दिलचस्प किताब पिछले दिनों हमारे मित्र इकबाल रिजवी ने लिखी, भारतीय हिंदी सिनेमा और गांधी। और गांधी को लेकर वो एक किताब, बहुत पतली सी किताब, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने छापी है। और वो उपलब्ध शायद नहीं है, इस वजह से ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उसको खरीदने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। और उस किताब में गांधी और सिनेमा के संबंधों को लेकर बहुत अच्छी और विश्लेषणात्मक तरीके से अपने विचार लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। और काफी सारे तथ्यों को इकट्ठा करके उसकी व्याख्या भी उन्होंने की है। इस तरह की किताबें हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? पहले फिल्म को बने हुए, मतलब भारत में फिल्मों, मूक फिल्मों के दौर से चलते हुए आप बोलती फिल्में, कलर, ईस्टमैन कलर और तमाम तरह की चीजें आई। संगीत का दौर बदला, साउंड का दौर बदला, अलग अलग प्रकार के साउंड आ गए, रील से आप चिप पे आ गए, सैटेलाइट के थ्रू बीम करने लगे। मतलब एक तकनीक से लेके उसके लेखन कला से लेके बहुत सारी चीजों में, फिल्मों में बदलाव हुआ। वो सारी चुनौतियों की तरह हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन भारत, मतलब अगर हम सिर्फ हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता अब भी फिल्म समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं आ पाती है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, उनके कुछ दिलचस्प प्रसंग आदि आदि हम उसको लिखते रहते हैं। लेकिन फिल्मों में जो लैंडमार्क चेंजेस हुए हैं उनको रेखांकित करते हुए हिंदी में किताब जरा कम आए हैं। अब अरुण माहेश्वरी जी ने एक दो किताबें अभी कमीशन की है लोगों को, मुझे उसकी जानकारी है। मुझे, मेरे पास वो एक खुलासा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो किताबें उपलब्ध होती हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कमी है, ये जो एक वैक्यूम है, इसको थोड़ा सा भरने में मदद होगी। आमतौर पर हम क्या करते हैं, अब इसका इसका क्या, ये एक ठीक है कि आपने फिल्म उठाई और उसका स्क्रीन प्ले पूरा का पूरा छाप दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से आपको मिल गया। मतलब उसको रेडी टू पेस्ट कह सकते हैं सामग्री, वो आपको मिला, आपने पुस्तक छापी और वो लोकप्रिय फिल्मकार हैं, उसकी तस्वीर छापी। और अब तो ये भी होने लगा कि उस फिल्म के कलाकारों की तस्वीर भी पुस्तक के कवर पर छाप दी ताकि बिक्री हो सके। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, जो इन कारोबार कर रहे हैं उनको कारोबार करने का हक है, मुनाफा कमाने का हक है। और वो मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की तिकड़में वो करते रहते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय है, कारोबार है, इसके लिए अगर वो करते हैं तो उचित बात है। लेकिन पाठक जब इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसे लगता है कि अरे, क्योंकि अब स्क्रीन प्ले के पीछे की कहानी भी अगर बताई जाए तब भी
थोड़ा बेहतर उनका क्या कहते हैं इनलाइटमेंट, मतलब उनको उनको उन उनको शिक्षित किया जा सकता है, उनको इस बारे में बताया जा सकता है, उसकी प्रविधि के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं यही कह रहा था कि अभी तरह के पत्रकारिता की है, ये विषय जब अदिति ने मुझे दिया था तो मुझे लगा था कि मैं इस पे क्या बोलूंगा, क्योंकि पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता में बहुत बड़े श्री राम ताम्रेकर जी भी हुए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए, अभी भी बड़े लोग हैं पत्रकारिता में। लेकिन अगर अब तो वीडियो जर्नलिज्म भी शुरू हो गया, कुछ बड़े लोग यूट्यूब पर किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद आके 5-7 मिनट 10 मिनट का ज्ञान दे देते हैं, ऑडियो में भी ज्ञान देते हैं, रेडियो पर भी फिल्मों की समीक्षा शुरू होने। लेकिन मुझे लगता है कि जो फिल्म पत्रकारिता है वो समीक्षा के चक्रव्यूह में इस तरह से उलझ के रह गई है कि वो मतलब अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में फंस गई है, वो बाहर निकलने का रास्ता उसे मालूम नहीं है। प्रयास इस बात का होना चाहिए कि पत्रकारिता को, फिल्म पत्रकारिता को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाए। इस चक्रव्यूह से बाहर तभी निकलेगा जब नए लड़के उससे जुड़ेंगे, विश्वविद्यालय में सिनेमा में पढ़ाई होगी, और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें सिनेमा को स्थान मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सिनेमा अध्ययन केंद्र हर विश्वविद्यालय में एक विभाग होना चाहिए फिल्म पर। मैं हर विश्वविद्यालय कह रहा हूँ, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, मुझे लगता है कि जिसके जिसके थ्रू आप समाज के बड़े से बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। सिनेमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। और आप तो, अभी मैं कल एक मित्र से बात कर रहा था, ताड़े जमी पर फिल्म आई थी, उसके पहले डिसलेक्सिया के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान था। लोग बच्चों के स्वभाव में होने वाले बदलाव को उसकी मानसिक बीमारी से जोड़कर देखते थे। लोगों को ये इसकी बीमारी के बारे में पता नहीं था। इसी तरह हिच की फिल्म आई तो क्षमा करें। तो इसी तरह अगर हम देखें तो इस तरह की फिल्मों के बारे में अगर हम विस्तार से लिखें, टोरेट सिंड्रोम के बारे में जैसे हिच की फिल्म में दिखाया गया है, या इस तरह की कई सारी, शाहरुख खान की भी एक फिल्म थी, नाम भूल गया हूँ, उसमें भी इसी तरह की बीमारी के बारे में, डिसलेक्सिया या कल्चर सिंड्रोम और तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, या पा फिल्म में जिस तरह से एक बीमारी के बारे में लोगों को बताया गया। तो अगर इस तरह से देखें तो मनोरंजन के साथ साथ फिल्में समाज को बहुत गहरे प्रभावित भी करती हैं। तो अब इनका क्या प्रभाव पड़ा इन जो बीमारियों पर, इन बीमारियों के पहले लोग नहीं जानते थे, उस फिल्मों के बाद लोगों को इस बारे में जानकारी मिली। क्या इसका अध्ययन आपको लगता नहीं है कि होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये अगर अध्ययन करके इस तरह की पत्रकारिता फिल्मों में की जाए, फिल्मों को आधार बनाकर की जाए, तो न सिर्फ आप समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं, बल्कि फिल्म को एक विधा के तौर पर स्थापित करने में भी अपना एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 20 मिनट मैं बोल चुका हूँ, और अगर अब और कोई प्रश्न वगैरह हो तो मुझसे किए जा सकते हैं। मैं प्रश्न लेने को तैयार हूँ। आप वगैरह निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ाए दिए जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। अदिति जी भी स्वागत कर रही हैं, धन्यवाद। मंजू शर्मा जी नमस्कार। सौरभ मालवीय जी बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, नमस्ते चंद्रशेखर जी। सिनेमा के अलावा आजकल वेब सीरीज का भी दौर आया, तो क्या यह विकास का संकेत है? देखिए, ये वेब सीरीज भी मेरा एक प्रिय विषय है, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। अच्छा है, मैं विस्मृत, मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात, लेकिन अच्छा है कि आप मुझे इस ओर ले आए, सिल्वेस्टर ब्रिटो जी। तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज विकास का संकेत हो ना हो, आप देखें कि लोग बाग कहते थे कि ये एक वीर दर्शक के खड़े होने का संकेत जरूर है। पहले लोग कहते थे कि यार लंबे फॉर्मेट से लोग उब जाते, 3 घंटे की फिल्म कौन देखेगा,
आप याद करिए जब मेरा नाम जोकर आई थी, 2 इंटरवल होते थे, इतनी लंबी फ़िल्म बनाई गई थी। उसके जब वो फ़िल्म नहीं चली तो उसके पीछे एक वजह ये भी बताई गई कि फ़िल्म की लंबाई बहुत अधिक थी। लेकिन अब अभी क्या हो रहा है? अभी हम 8-8 10-10 घंटे मतलब वेब सीरीज के 8 एपिसोड 9 एपिसोड लगातार देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं यार कल रात सो नहीं पाया, ये मैं पंचायत देख रहा था या मैं भौकाल देख रहा था या इस तरह किसी का भी नाम ले सकते हैं। और 8-8 और या किसी दूसरी तरह के जो लोकप्रिय या फूहड़ वेब सीरीज है उसको भी लोग देखते ही हैं ताकि उनकी आलोचना की जा सके। तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज दर्शकों के मैच्योर होने और लंबे कंटेंट देखने वाले, और वेब सीरीज के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये युवाओं का माध्यम है। हमारे देश में क्या होता है कि बगैर किसी शोध के या बगैर किसी सर्वे के हर चीज यूथफुल यूथफुल दिखाने के चक्कर में उसको युवाओं से जोड़ दिया जाता है। तो जैसे अखबारों में अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बहुत कि ये भाषा जो है ये युवाओं को पसंद आएगी, जो अंग्रेजी हिंदी मिली हुई भाषा है। मैं आज तक सबसे पूछता हूँ कि भैया मुझे ये बता दीजिए कि क्या ऐसा कोई शोध हुआ है, क्या ये कहीं से संकेत मिलता है कि युवा इस तरह की भाषा का को पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो दरअसल हमारे देश के युवाओं का अपमान करते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को ना तो हिंदी पसंद है, ना तो हिंदी आती है पूरी, ना अंग्रेजी आती है, वो दोनों को मिला जुला रूप कुछ स्वरूप एक खिचड़ी स्वरूप को पसंद करते हैं। उसी तरह आप देखें तो वेब सीरीज के जो फॉर्मेट है ना उसमें सिनेमा के विकास से ज्यादा मैं दर्शकों के मेच्योर होने की प्रक्रिया को देखता हूँ। गौरव जी आवाज कम आ रही है, तो क्या क्या मुझे ये लगा लेना चाहिए? अब अब अगर मैं अब अपनी आवाज़ ठीक आ रही हो तो बता दीजिएगा मुझे, आप कृपया मैसेज लिख देंगे। राजीव जी नमस्ते, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी में फिल्म रिव्यू अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है हिंदी सिनेमा के संदर्भ में। प्रभात मिलिंद जी नमस्कार। अ, दरअसल अंग्रेजी में भी बहुत अच्छी स्थिति फिल्म रिव्यू की नहीं है, वो थोड़ी ही बेहतर है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा संदर्भों के साथ और थोड़े टेक्निकलिटी के साथ देखते हैं। लेकिन वही है कि 2-3 लोगों को अगर आप छोड़ दें अंग्रेजी में भी, तो फिर वही स्थिति लगभग हिंदी वाली ही स्थिति आपको दिखाई देती है। पद्मेश गुप्त जी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। पद्मेश जी नमस्कार। और सच है भारत में बुद्धिजीवियों ने सिनेमा को गंभीरता से नहीं लिया, उसे सिर्फ मनोरंजन ही माना। और पद्मेश जी मनोरंजन ही मान के अगर उस मनोरंजन भी ढंग से मान लेते उसको उसको तो उन्होंने बुर्जुआ का एक माध्यम मान लिया और उसको हिकारत भरी नजरों से देखते रहे। फिल्मों में काम करने वाले को नाचने गाने वाले समझते रहे, और मतलब पता नहीं कैसे उसको उन्होंने लिया। मुझे याद पड़ता है कि 7-8 साल पहले हिंदी में एक बड़ा वितंडा खड़ा हो गया था जब अमिताभ बच्चन को भारतीय ज्ञानपीठ ने पुरस्कार देने के लिए बुला लिया था। इतने बड़े अशोक वाजपेयी जी ने उनका विरोध कर दिया कि अमिताभ बच्चन को क्या बुला रहे हैं। भाई अमिताभ बच्चन सिने के जितने बड़े कलाकार हैं, मतलब हो सकता है कि हिंदी साहित्य में अशोक जी का कद उनसे बड़ा हो, पर अमिताभ बच्चन का कद कोई बहुत छोटा सिनेमा में नहीं है कि उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने का विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन हिंदी में हमारे कई सारे मित्रों ने, कई सारे वरिष्ठों ने उसका विरोध किया था। इससे उनकी सोच और उनकी सिनेमा को लेकर उनके मन में जो एक हिकारत का भाव है, उनके मन में जो एक ग्लानि बोध है, वो दिखाई देता है। तो पद्मेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ढंग से अगर मनोरंजन भी मान लेते तो सिनेमा का की ये स्थिति ये नहीं होती। ईरा टाक जी नमस्ते। हाँ सर, फिल्म ने निराश किया है, तेजराज जी कह रहे हैं। उषा किरण खान जी नमस्ते। हम लोग पटना में रूपक सिनेमा हॉल में एक टिकट पर 2 फिल्म देखते थे। अब तो बढ़िया करती थी आप। अब क्या रूपक सिनेमा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? मैं तो बल्कि ये जानना चाहता हूँ उषा जी कि क्या पटना विश्वविद्यालय में सिनेमा स्टडी को लेकर पढ़ाई होती है कहीं?
तो हमें बताइएगा बिहार के किसी विश्वविद्यालय में। नमस्ते अंजू रंजन जी, दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत अंजू जी नमस्ते, धन्यवाद। सुनीता बुद्धिराज जी नमस्ते। फिल्म पत्रकारिता और फिल्म समीक्षा में क्या अंतर है? दरअसल इसी अंतर पर हमने अभी विस्तार से, सुनीता जी आपने अगर ध्यान, आप तो शुरू से जुड़ी हैं, मैंने बहुत फिल्म पत्रकारिता और समीक्षा, समीक्षा एक बड़ा छोटा सा अंग अंग है पत्रकारिता का, और मुझे लगता है कि पत्रकारिता के जो अवयव होने चाहिए समीक्षा में वो अभी मिसिंग है। उस पर गंभीरता से कोई फिल्म की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए लेख या फिल्म के क्राफ्ट पे बात करते हुए लेख जरा कम दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि साउंड में जो बदलाव आए हैं या साउंड जो प्रयोग किए जा रहे हैं सिनेमा में, या स्पेशल इफेक्ट्स के जो, बस ये लिखा जाता है कि स्पेशल इफेक्ट्स अच्छा था, लेकिन क्या अच्छा था और कैसे अच्छा था ये बताना पत्रकारिता है। और समीक्षा के बारे में तो मैं विस्तार में बोल ही चुका हूँ। तो कुछ पद्मेश जी कह रहे हैं कुछ ऐसे लेखकों या पुस्तकों के विषय में बताएं जो आपके पसंद की हैं भारतीय सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में। बहुत सारी, पद्मेश जी बहुत सारी, जैसे वी शांताराम की जो जीवनी उनकी बिटिया ने लिखी है, वो मेरी बहुत, वो मुझे बहुत पसंद है किताब। उस किताब के बारे में वो किताब इतनी अच्छी है और इतने प्रसंग और इतनी जानकारी उसमें है। या रितु नंदा जी ने जो अपने पिताजी राज कपूर साहब पर किताब लिखी है, राज कपूर के हवाले से, वो किताब भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें उसमें उनकी उनके पीछे की कहानियों के साथ साथ सिनेमा बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी मुझे लगता है। सुरेश जिंदल साहब ने एक किताब उन शतरंज के खिलाड़ी बनने पे लिखी है, सत्यजीत रे की, तो वो किताब भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह की जो किताबें होती हैं, और बाकी जीवनियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, और इस आत्मकथाएं भी बहुत पसंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा रैक ही भरा हुआ है फिल्मों की किताबों से। तो मुझे लगता है कि जो मैं वी शांताराम वाली किताब की बात कर रहा था, उसमें एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है जो हमें जानकारी उसमें मिलती है कि कैसे उस समय जुगाड़ से बड़े तकनीक, जैसे बैलगाड़ी को उन्होंने जिमी जिब की तरह इस्तेमाल किया था, कि बैलगाड़ी के आगे वाले हिस्से में जहाँ जुए होते हैं और बैल के कंधे पे जिसको रखा जाता है, उसके बीच के हिस्से में वी शांताराम जी ने कैमरा लगा के और ट्रैक उसको जिमी जिब की तरह दोनों तरफ मूव किया, और उससे ट्रैक शॉट पूरा पूरा उसका वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने किया था। तो ये मेरे लिए अचंभित कर देने वाली जानकारी थी कि उस दौर में कोई ये निर्देशक ये भी सोच सकता है कि जिमी जिब का इस्तेमाल अ, बैलगाड़ी से किया जा सकता है, और बल्कि उन्होंने किया भी अपनी फिल्मों में। तो ये सारी जानकारियां जिस तरह की किताब में होती हैं, वो किताब मुझे बहुत पसंद है। प्रभात मिलिंद जी कह रहे हैं हिंदी सिनेमा जर्नलिज्म की एक बड़ी परेशानी यह है कि पत्रकारिता करने वाले गंभीर लोग खुद फिल्म निर्माण की तरह उन्मुख हो गए, यह एक बड़ा लॉस है। दरअसल प्रभात जी का आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि उससे बचा पाना, जैसे जो राजनीति, जो जो जिनकी बीट राजनीति होती है, थोड़े दिनों में वो पत्रकार, उनको लगता है कि वो राजनीति वही कर रहे हैं, वही पार्टियों के नेताओं को इधर उधर रहे हैं। तो फिल्मों की के जर्नलिज्म करने वाले लोगों को भी ये लगने लगता है कि वो भी फिल्म लिख सकते हैं, वो फिल्म बना सकते हैं, उनके इतने लोगों से संबंध है, आदि आदि। तो हो सकता है कि ये एक बड़ा लॉस हुआ हो। अब साहित्य पर बने फिल्म, ठीक है उषा जी, मतलब साहित्य पर थोड़ा विस्तार से आप बताती तो अच्छा रहता। पटकथा लेखन किस प्रकार सामान्य कहानी लेखन से अलग है, कोई तकनीक हो तो बताएं, अंजू जी करी। अंजू जी दरअसल जो पटकथा लेखन है वो सामान्य कहानी लेखन से बिल्कुल अलग है, और पटकथा लेखन और संवाद ये दोनों भी बिल्कुल अलग है। संवाद लिखना अलग है और पटकथा लेखन अलग है। पटकथा लेखन आप ये समझिए कि पूरे फिल्म कैसे आगे बढ़ेगी इसका एक फ्रेम दर फ्रेम उसकी जानकारी उसमें होती है, कि इस फ्रेम में क्या होगा, इस फ्रेम में इस
कौन से कपड़े पहन के हीरो बात कर रहा होगा, उस समय लाइट कैसा होगा, और बैकग्राउंड में जब नायिका आएगी तो वो क्या पहने होगी, और फिर अगले सीन में जब मतलब पूरा एकदम डिटेलिंग होती है उसमें। वो ब्लूप्रिंट आपके सामने होता है एक तरह से कहिए। उसका उसका एक सुपरवाइजर भी अलग से होता है जो ये देखता है कि स्क्रीन प्ले या पटकथा के हिसाब से शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कहानी तो आप कहानी के तौर पे लिख देते हैं, और उसमें संवाद जो होते हैं या कहानी की जो आमतौर पर जो कहानी का खांचा होता है, जो या जो कहानी की प्रविधि होती है, वो कथा अपने प्रविधि के हिसाब से आगे चलती रहती है। लेकिन पटकथा थोड़ा उसमें तकनीक भी होता है, उसमें सारे वो अवयव भी होते हैं जो किसी एक सीन को संपूर्ण करते हैं। डॉक्टर सुनीता, नमस्कार सर। नमस्ते सुनीता जी। अदिति जी भी सवाल पूछ रही हैं। अदिति जी कहाँ चली गई? एक मिनट। हाँ, सिनेमा पत्रकारिता का पाठ्यक्रम रिव्यू नहीं हुआ, नए माध्यमों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, डिजिटल सिनेमा पत्रकारिता सिर्फ टिप्पणी बननी। मैं सहमत हूँ आपसे। सिनेमा पत्रकारिता का पाठ्यक्रम अगर कहीं पढ़ाया जाता होगा पुणे के अलावा, तो वहाँ हाँ कई सारे, नोएडा में दो चार पाँच छः ऐसे हैं जो फिर मतलब मैं अभी सूची देख रहा था, एलवी प्रसाद से लेके एशियन इंस्टीट्यूट से लेके 20-25 लोगों की 20-25 इंस्टीट्यूट की सूची दिखाई देती है। लेकिन बहुत गंभीरता से पढ़ाई वहाँ होती है। यहाँ वहाँ से निकले छात्र ने पत्रकार फिल्म पत्रकारिता में कोई छाप छोड़ी, ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक दिखाई नहीं देता है। और जहाँ तक डिजिटल माध्यम, डिजिटल सिनेमा पत्रकारिता, डिजिटल जब डिजिटाइज हो गया फिल्म, जब रील से डिजिटल हुआ, वो ये सब बदलाव है जिसकी ओर मैंने पहले भी इशारा किया था कि इन बदलावों के बारे में अध्ययन होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से हमारे पुरानी फिल्मों के, अब परसों मैं एक फिल्म देख रहा था, शाहजहां 1946 में बनी थी, हिंदू मुस्लिम एकता उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है। तो अब इस तरह की फिल्में कितनी कहाँ कब उपलब्ध हैं, नेशनल फिल्म आर्काइव में के कितने रील बचे हुए हैं। कल मैं और मेरे मित्र यतीन्द्र मिश्र बात कर रहे थे कि फिल्मों के कुछ पुराने रील कहाँ हैं, कुछ आधे अधूरे रील बचे हुए हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि रील को निकाल के बरामदे में रख दिया गया और उसके ठीक से रख रखाव नहीं हुआ, तो उसमें से कुछ नष्ट हो गए। तो इस तरह की चीजें आएंगी तो दोनों, अगर आपने डॉक्यूमेंट कर लिया होता, अगर उनके बारे में कुछ लिख लिया होता, कुछ तो बचा होता हमारे पास। हमारे पास तो सिवाय यूट्यूब पर उनके कुछ अंश दिखाने के, पुरानी फिल्में, उस दौर की फिल्में हम लोग ढूंढ रहे थे। आज़ादी के पूर्व जब माइथोलॉजिकल फिल्में बहुत बना करती थी, उस दौर की फिल्में नाम मिलते हैं, लेकिन अगर आप फिल्मों के बारे में या उनको देखना चाहें तो वो उपलब्धता के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो न सामग्री है न फिल्म है, तो हमारा जो एक इतिहास है, उस इतिहास को भी हम खोते जा रहे हैं। अगर की विश्वविद्यालय की व्यवस्था होती या गंभीरता से पत्रकारिता हो रही होती, तो कहीं वो संकलित हो रहा होता। चित्रा देसाई जी, आवाज ठीक है, धन्यवाद। अनीता जी नमस्ते। पूनम तिवारी जी नमस्ते। उषा जी, साहित्य को फिल्म में जीने वाले में है अमिताभ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अमिताभ बच्चन की एक और योगदान है जो उन्होंने फिल्मों से अलग हटके जब वो टेलीविजन के माध्यम में आए, तो हिंदी का विस्तार जितना अकेले दम पे उन्होंने किया, कम ही लोगों ने किया है। अमिताभ बच्चन ने हिंदी के कई ऐसे शब्दों को जीवित कर दिया जो लगभग हिंदी से गायब हो रहे थे, जैसे पंचकोटी, 5 करोड़ के लिए कोटी। तो इस तरह के कंप्यूटर जी, और इस तरह के, मतलब वो हिंदी को, मुझे याद है कि 2012 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व हिंदी सम्मेलन में थे, तो मॉरिशस के तत्कालीन मंत्री, विभाग उनका भूल रहा हूँ, संभवतः सूचना प्रसारण मंत्री थे, चुन्नी लाल जी ने मंच से कहा था कि हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल ने जितना हिंदी भाषा के विकास के लिए काम किया, उतना तो संगठित रूप से कोई संस्था भी नहीं कर पाई। इस लिहाज से भी अमिताभ बच्चन का योगदान, मेरे लिहाज से, मैं तो उनके योगदान को प्रणाम करता हूं और उनका वंदनीय है। मनोज राय जी आ गए हैं। आप उसके पहले मैं
चंडी दत्त शुक्ल सागर जी, फिल्म पत्रकारिता की सीमाएं हैं, क्योंकि सिनेमा में एक्सेस की दिक्कतें हैं। जैसे समाचार पत्रों की मार्केटिंग की ओर से कुछ फीसदी ड्राइव करने का खेल किया गया, वैसे ही पीआर ने सेलेब्स को जकड़ लिया है। दिक्कतें एक रेखीय नहीं है। चंडी दत्त जी, बाधाएं तो होंगी, चुनौतियां भी होंगी, पर क्या पीआर पत्रकारिता ने किसी को जकड़ लिया है, इसकी वजह से हम पत्रकारिता करना छोड़ दें? या मतलब ये तो कोई पीआर वाला नहीं बताएगा कि साउंड में क्या प्रयोग किए गए हैं, ये तो कोई पीआर वाला नहीं बताएगा क्या पत्रकारिता सिर्फ सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करना है। अगर ऐसा है तो सचमुच वो चुनौती है चंडी दत्त जी। लेकिन अगर तकनीक के पक्ष पे बात करना हो, संगीत के क्षेत्र पे बात करना हो, गीत के बोल पे बात करना हो, उसके परंपराओं पे बात करना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाल के दिनों में हिंदी सिनेमा के शब्द के गीतों में गिरावट आई है। मैं कहता हूं कि जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन महिलाओं का पहले के फिल्मी गीतों में होता था, उससे बहुत कम अब होता है। तो इन सब चीजों पर भी पत्रकारिता की जा सकती है। सिर्फ सेलेब्स को लेके, मार्केटिंग को लेके अगर पत्रकारिता करनी है तो जैसे चल रही है वो चुनौतियां हैं, फिर तो बहुत बाधाएं आएंगी। मनोज राय जी कह रहे हैं, मनोज राय जी संभवतः वर्धा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी। सिनेमा एक मनोरंजन का साधन तो जरूर है, लेकिन जीवन घुसपैठ उचित नहीं है। शायद इसलिए अशोक जी ने विरोध किया। आपके पूर्व कुलपति रहे हैं, उनके बारे में अब मैं क्या टिप्पणी करूं, आप उनको मुझसे बेहतर जानते हैं और आपने उनके साथ काम किया है, हो सकता है। मतलब अमिताभ बच्चन का क्या घुसपैठ जिंदगी में है, ये तो अशोक जी समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं, जो अशोक जी की तरफ से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। अदिति जी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बालेंदु द्विवेदी जी की मदारीपुर जंक्शन पर आने वाले समय में एक फिल्म बनने वाली है। तो इस अगर उन्होंने कहा है तो उनके पास पुख्ता जानकारी होगी, बनने वाली होगी फिल्म। और मेरा मानना है कि बालेंदु जी की ये किताब बहुत अच्छी है और उस पर फिल्म बन सकती है, उसमें अपार संभावना है फिल्म बनने की। उषा किरण जी लगातार लिख रही हैं। उषा जी की सक्रियता, मैं प्रणाम करता हूं आपको। आप इतनी सक्रिय हैं कि कई बार मतलब हम क्या, हमसे कम उम्र के जो उनको भी आप चुनौती देती हैं। हम जब स्कूल में थे तब हर सप्ताह मास फिल्म दिखाया जाता था और समीक्षाएं लिखवाती, आगे कुछ नहीं। मुझे लगता है होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल इस बारे में मैं कई फोरम पर कई जगह ये सारी बातें कह चुका हूँ। लेकिन अब पता नहीं, नियति और ये सारी चीज़ें तो सरकारें तय करती हैं। सरकारों को कब नीति नियंताओं को लगेगा कि सिनेमा एक भी संस्कृति का एक हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में प्रकृति, विकृति और संस्कृति पे बात की, तो मुझे लगता है कि वो संस्कृति लेने देने को लेकर और अपना त्याग करने की संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है जब भी समग्रता में संस्कृति पर बात होगी तो सिनेमा उसका एक प्रमुख अवयव के तौर पर विचारणीय होगा, उस पर विचार करना ही होगा। जय हो अनंत जी, बढ़िया बोल रहे हैं सर, धन्यवाद यतीन्द्र जी, बहुत बढ़िया जानकारी के साथ सहज संवाद। सुनीता जी का धन्यवाद। परवेज जी नमस्कार। आपसे एक निवेदन है कि मैंने 13 मार्च 2020 को मेरे द्वारा लिखी गई प्रस्तावित पांडुलिपि आपके प्रकाशन संस्थान को ईमेल की थी। अदिति जी आपके लिए है। गीता श्री जी नमस्कार। ये बताएं सर, साहित्यिक कृतियों की पटकथा रूपांतर के समय लेखक इतने संकीर्ण क्यों हो जाते हैं कि एक सिनेमाई भाषा को पकड़ने के लिए बहुत आग्रही रहते हैं, ऐसा क्यों? यतिन जी, ये तो बड़ा मुझे लगता है कि अभी मतलब पिछले ही सप्ताह या पिछले के पिछले सप्ताह मैंने इस ओर थोड़ा इशारा भी किया था अपने के स्तंभ में कि जो लेखक संकीर्ण नहीं होता, दरअसल क्या होता है, मेरी समझ जो कहती है, या जो कुछ लोगों ने लिखा भी है कि हिंदी का लेखक अपनी रचनाओं को आग्रही हो जाता है। वो मशहूर किस्सा है जो राम वृक्ष बेनीपुरी और प्रेमचंद जी की मुलाकात का, जब वो मजदूर फिल्म 1934 में रिलीज हो रही थी और दोनों मुंबई के आज़ाद मैदान में मिले थे कांग्रेस की सभा के पहले, तो पोस्टर लगे हुए थे उस फिल्म के। तो बेनीपुरी जी ने बधाई दी प्रेमचंद जी को और कहा कि प्रेमचंद जी बधाई हो, आपकी फिल्म आज रिलीज हो रही है, पूरे शहर में इसका पोस्टर लगा हुआ है।
तो प्रेमचंद जी ने कहा कि खबरदार जो इस फिल्म के बारे में आपने फिर चर्चा की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब प्रेमचंद जी जैसे लेखक ये बात कह रहे हैं, तो उसके बाद प्रेमचंद जी के शतरंज के खिलाड़ी को लेकर भी वो कुछ उस पर भी विवाद हुआ, या कई सारी फिल्मों में। तो मुझे लगता है कि लेखक ये सिर्फ दोनों एक दूसरे के माध्यम को अगर समझ लें और एक साथ मिल बैठ कर उसमें बदलाव करें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीजें कहानी में कही जा सकती हैं और संप्रेषणीय होती हैं वो दृश्य के माध्यम से भी या वीडियो के माध्यम से भी दर्शकों को समझाई जा सके, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो आग्रह वाली बात है वो अ, दूसरे माध्यम को न समझ पाने को लेकर वो आग्रह थोड़ा प्रबल हो जाता है। तो अगर निर्देशक और कहानी लेखक दोनों एक साथ बैठें तो मनु भंडारी की जैसे रजनीगंधा फिल्म बनी थी उनकी कहानी पर, तो वैसी फिल्म बन के सामने आ सकती है। लेकिन जरूरी ये है कि फिर वासु चटर्जी और मन्नू भंडारी जैसे समझदार लोग साथ बैठें और दोनों एक दूसरे को स्पेस दें कि आप भी आगे बढ़िए, हम भी पीछे हटते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, आप भी पीछे हटते हैं। तो इससे ये संकीर्णता दूर होगी। धन्यवाद यतीन्द्र जी। संध्या रानी जी नमस्ते। वाणी प्रकाशन से जवाब मिल गया। अच्छा वक्तव्य चल रहा है। ओम निश्चल जी आप जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी जो अपने विचारों के साथ साहित्य इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, ये कई ये सर सिलेस्टर जी ये विषय आज का नहीं है, इस बारे में हम लोग फेसबुक पे अलग से बात कर लेंगे। पद्मेश जी फिर से कुछ कह रहे हैं, आज 90% विदेशी मूल के हिंदी पढ़ रहे विद्यार्थी हिंदी ने। हाँ सही बात है, एकदम बिल्कुल सही है। मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूँ। यतीन्द्र जी जैसे जो हमारे हिंदी के उद्भट विद्वान हैं और जो हिंदी की शुद्धता का परचम लिए हिंदी साहित्य में घूमते रहते हैं, उनको इस बात से, हालांकि यतीन्द्र जी तो फिल्म के आदमी हैं, लेकिन और जो यतीन्द्र जी की मित्र मंडली या उनकी जो टोली है वो लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। लवलेश जी नमस्कार। धन्यवाद। पांडुलिपि की बात न करें भाई। अनंत विजय पांडुलिपि अप्रूव नहीं कर सकता। पांडुलिपि वाणी प्रकाशन, अरुण जी, अदिति जी, उनकी एक एडिटोरियल बोर्ड है, उसके हिसाब से हमें भी अपनी पांडुलिपि भेजनी पड़ती है तब वो अप्रूव होता है। ब्रजेश्वर मदान जी के लेखन कारिता भी रेखांकित करने योग्य है, बिल्कुल है। बल्कि मैं तो ब्रजेश्वर जी वाला कहाँ चला गया। ब्रजेश्वर मदान जी बहुत विलक्षण और बल्कि बहुत कम समय तक मेरा संपर्क उनसे रहा, और अगर वो होते तो जरूर हिंदी सिनेमाई पत्रकारिता को वो समृद्ध करते। इनके साथ मैं विनोद अनुपम का भी नाम लेना चाहूँगा कि विनोद जी के फिल्मों की जो समीक्षा होती है उसमें आपको एक तो अपनी परंपरा और उस परंपरा की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि या रचनात्मक पृष्ठभूमि हो सकती है, विनोद जी उसको भी अपने लेखों में, अपने समीक्षाओं तक में समझाते रहे हैं। तो ब्रजेश्वर मदान जी के साथ में मुझे विनोद अनुपम जी का नाम लेना चाहिए और मैंने उनका नाम लिया। गीता श्री जी कह रही है सिनेमा की भाषा अलग है, सिनेमाई छूट तो देना ही। साहित्यकार बड़े शुद्धतावादी हैं, आप ही के सब मित्र बंधु हैं साहित्यकार, मेरे भी हैं। आशा प्रभात जी कह रही हैं बहुत सुंदर वक्तव्य, नौकर की कमीज मनी कौल ने बिल्कुल वैसे ही बनाई, नतीजा क्या हुआ, 4 दर्शक न जुटे। गीता श्री जी कह रही हैं इसलिए सिनेमा को उसकी भाषा में काम करने देना चाहिए, बिल्कुल करने देना चाहिए। हर माध्यम की अपनी एक भाषा होती है, उसका अपना एक व्याकरण होता है। अब हिंदी के व्याकरण को अगर सिनेमा के व्याकरण पर थोपने की कोशिश करेंगे, या हिंदी कहानी की भाषा जिस तरह की बोली जाती है उस तरह की भाषा को अगर आप उस पे बोलना चाहेंगे, फिल्मों में लादना चाहेंगे, तो दिक्कत तो होगी। और गीता जी ने बिल्कुल नौकर, कहाँ विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज और मनी कौल जैसा इतना बड़ा निर्देशक और फिल्मकार, लेकिन तब भी नतीजा वो न निकल सका जिसकी अपेक्षा की जा सकती है। आपकी टोली में हम हैं यतीन्द्र जी, घबराइए मत। बढ़िया बोल रहे हैं, बधाई, धन्यवाद। तो मैं यही कह रहा था कि आप सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि जो गीताश्री जी ने जिस ओर इशारा किया वो बहुत गहरी बात कही है उन्होंने।
और इस बात को हिंदी साहित्य के लोगों को समझना चाहिए कि कहानी लिखना अलग बात है, उस कहानी पर फिल्म बना देना और फिल्म बनाने की छूट देना निर्देशक को, वो बड़ी बात है। अन्यथा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पुस्तकों को अगर आप पीछे देखें तो किताबों के पीछे लिखा था इनकी इनकी इसका फला कहानी पे फलाना फिल्म बनी, फला कहानी पे फलाना फिल्म बनी। लेकिन क्या हुआ, आज तक कमलेश्वर जी इस माध्यम को समझ गए थे। कमलेश्वर लगभग 80-90 फिल्मों की, कुछ लोग कहते हैं 100 फिल्मों की भी पटकथा लिखी, तो वो समझ गए थे। लेकिन हिंदी के ज्यादातर लोगों का सिनेमा से मोहभंग ये हुआ, चाहे अमृतलाल नागर जी हों, गोपाल सिंह नेपाली हों, प्रेमचंद जी का किस्सा मैंने आपको सुनाया ही। तो इन सब लोगों का मोहभंग इस वजह से होता है कि माध्यम के अंतर को नहीं समझ पाते। मैं वापस बुद्धि राजा जी कह रही हैं कि साहित्य रचनाओं पर फिल्में बनती तो हैं, गाइड, सहर, सूरज का सातवां घोड़ा जैसी फिल्में बनी, कितना न्याय हुआ फूल पुस्तक के साथ। इस पर ही बात कर रहे थे, इस पर ही बात कर रहे थे। नॉवेल को सबसे सुंदर एडॉप्ट उमराव जान मुजफ्फर अली ने किया। आप सर इसमें इसमें क्या है ना कि मुजफ्फर अली के सामने वो तमाम छूट थी जो वो ले सकते थे, जो उपलब्ध सामग्री थी और जो उन्होंने फिल्मांकन किया, वो अगर सामने कोई खड़ा होता और कहता कि इसको इसी तरह बनाना है या इसमें इस बदलाव नहीं, तो मुजफ्फर अली साहब कैसा कर पाते। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि इस बारे में, हाँ, आप यतीन्द्र जी अगर विचार करेंगे तो वो जीवित फिल्म बनाने में जो तकलीफें फिल्मकारों, कई फिल्मकारों से मेरी बात होती है, मैंने एक दो उपन्यास कुछ फिल्मकारों को दिया जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें से लोगों ने कहा कि भाई इन पर, इनके साथ ये कृति तो पसंद है, इसका संवाद और पटकथा लेखन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको कौन झेलेगा। तो ये एक जो सिंड्रोम होता है ना, तो वो दिक्कत होती है। और क्या है कि आज की फिल्मों को अगर हम देखें, तो सॉरी, आज के साहित्य लेखन को अगर हम देखें, तो चूंकि गीता जी बनी हुई है हमारे साथ, इसलिए मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आज के उपन्यासकार जो बिल्कुल नए उपन्यासकार हैं, जिनके दो दो तीन तीन उपन्यास आए हैं और खासी लोकप्रियता उनको मिली है, और उन्होंने हिंदी के क्षितिज, मेरा मानना है कि हिंदी के क्षितिज का विस्तार भी, उनके उपन्यासों में अगर देखें तो अपने पूर्ववर्ती उपन्यासकारों में और इनके उपन्यासों में एक बहुत भारी अंतर आपको दिखाई देगा। अब क्या हो रहा है, अब के उपन्यासकार जो हैं ये सीन दर सीन लिखते हैं, वो ये सोच के लिखते हैं कि मैं एक सीन लिख रहा हूं। तो सीन लिखने में क्या होता है ना कि बहुत बार कथा बाधित हो जाती है, क्योंकि एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए जो इतना सिद्धस्त होना चाहिए उतने वो अभी है नहीं। तो ये सीन लिखने की प्रवृत्ति जो है, इसने ये थोड़े दिनों में हो सकता है कि वो लोग इसमें कुशल हो जाएं, लिख सकें, लेकिन अभी कोशिश अच्छी है। लेकिन फिर उसमें वही दिक्कत आएगी कि जब वो किसी फिल्मकार के पास जाएंगे तो वो उस सीन से कंसेप्चुलाइज करता है या उस सीन को किस तरह से विजुअलाइज करता है, वो देखने वाली बात होगी। अगर दोनों के मत नहीं मिलते हैं तो फिर दोनों में टकराव हो सकता है, जिसकी परिणति प्रेमचंद के मजदूर फिल्म को लेकर हो सकती है। धन्यवाद यतीन्द्र जी, आप बहुत कम हमसे सहमत होते हैं, लेकिन आज लगातार मेरा सौभाग्य है कि कई बार सहमति दिखा रहे हैं। आज के उपन्यास पर सही कहा आपने। उमा शंकर चौधरी, नमस्ते चौधरी साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सौभाग्य। बस साहित्यकार और फिल्मकार के बीच कोई सेतु बने। सेतु तो मुंबई में चलते फिरते मिल जाएंगे आपको, बात सेतु की नहीं है। बात है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि थोड़ा 2 कदम आप पीछे हटिए, 2 कदम उनको बढ़ने दीजिए, फिर 2 कदम वो बढ़े तो 2 कदम आप पीछे हट जाइए। जिस और यतीन्द्र जी ने भी अपनी टिप्पणी में इशारा किया कि आप संकीर्ण हो जाते हैं, और
अपनी रचनाओं कर वो एक जड़ता आ जाती है आप में कि नहीं, मैंने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। और आप मानने लगते हैं कि फिल्म की समझ भी फिल्मकार से अधिक साहित्यकार में है। दिक्कत यहीं से होती है। रेनू पर भी यही सीन वाली बात पर आरोप लगाया गया था महिला आंचल को लेकर, जो सही नहीं है। छोड़िए, महिला आंचल पर क्या कब कैसे आरोप लगा था, इस पर कभी बात कर लेंगे उमा शंकर जी। मैं तो कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो अपनी मैंने इनको पढ़ते हुए जो महसूस किया इन उपन्यासकारों को, वो मैंने कहा। महिला आंचल पर कब क्या आरोप था मैं नहीं जानता हूँ बिल्कुल। इस बारे में मेरी कोई जानकारी है नहीं। आपसे जानकारी ले लूँगा और फिर उस बारे में बात करूँगा। तो मुझे लगता है कि आज हमें अब इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए। आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़े, वो सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब लोगों के लगातार जुड़े रहने से और टिप्पणी करने से हमारा हौसला बना रहा, और मैं कुछ बातें कर पाया। अगर कहीं कोई तथ्यात्मक त्रुटि हुई हो तो उस ओर मुझे ज़रूर ध्यान दिलाएंगे। आप सब लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, कृपया आप मेरी त्रुटियों की ओर ज़रूर इशारा करें। अगर कुछ बोला हो तो फिर तो ऐसे ही राम सलाम दुआ सलाम होती रहेगी। आप सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, शारीरिक दूरी का पालन करें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। इसी अपील के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।